वेलकम बैक टू योर चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सब बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस। जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगी जब प्राइस जो है वो फॉल होंगे, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज या डिमिनिशेस होगी जैसे जैसे जो प्राइस है वो इंक्रीज होंगे, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस जो है वो क्वांटिटी डिमांड अगर इंक्रीज होगी वो सिर्फ तब होगी जब प्राइस जो है वो फॉल होंगे। ठीक है, और अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात हो रही है? तो ये बात हो रही है इनवर्स रिलेशनशिप। मींस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और वो सब कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब डिमांड कर्व, और इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस 5 था तो क्वांटिटी 100 थी, और जैसे धीरे धीरे प्राइस 1 पे आया तो क्वांटिटी जो है वो डिमांड जो है वो 600 हो गए। मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है, तो वही लॉ ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ अजम्पशन है जो हमें ध्यान में रखना है, और उसी के फ्रेमवर्क के अंडर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और सिर्फ प्राइस एक लौता ऐसा फैक्टर है जो क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर पा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी अजम्पशन है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली अजम्पशन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज यहाँ पे क्यों है? क्योंकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो अगर टी के प्राइस जो इंक्रीज होते हैं तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि टी के प्राइस होने से जो लोग टी प्रेफर करते थे वो अब कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो इसलिए उनको अब जो कॉफ़ी है वो चीपर हो गई है एज कम्पेयर टू टी, तो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए कॉफ़ी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। और यही वायलेशन है लॉ ऑफ डिमांड की, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो वो वायलेशन हो गई लॉ ऑफ डिमांड की। इसीलिए उन्होंने अज्यूम करा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं पे वैसे ही सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की केस में भी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर प्राइस हमारे कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो प्राइस हमारे कांस्टेंट है, और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट होती है, लेकिन इस केस में प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम 100 है तो वो 100 ही है। अगर वो 100 से 150 हो जाती है तो इनकम बढ़ने से जो डिमांड है, डिमांड भी वो बढ़ जाएगी, और फिर अगेन वायलेशन हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ा नहीं, डिमांड बढ़ गई है, तो वो इसलिए ये माना गया है, इसलिए माना गया है, अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। ठीक है, जो प्राइस है कमोडिटी का वो फिक्स है, से 50 रुपीज़, तो वो से 50 रुपीज़, तो वो 50 ही है, वो फ्यूचर में वो 100 नहीं होने वाला। अगर वो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल 100 हो जाएगा, लोग अभी से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग उसको स्टॉक में रखने लगेंगे। ठीक है,
तो फिर अगेन वायलेशन हो जाएगी लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि फ्यूचर की वजह से प्रेजेंट उसकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर प्रेफरेंसेस हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, प्राइस का तो रोल नहीं है इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो वायलेशन हो गया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि सिर्फ प्राइस की वजह से क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे, प्राइस जो है उनका प्राइस पे कोई इम्पैक्ट, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड चेंज हुई है। ठीक है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए अजम्पशन बनाए गए और माना गया कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर प्राइस में जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो उसी सिनेरियो के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, तभी सिर्फ ये उसी केस में वो हमें चीज़ देखने को मिलेगी जब ये कांस्टेंट होंगे, तभी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? ठीक है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है? क्या फैक्टर्स हैं कि जो हमारी जो स्लोप है डिमांड कर्व की वो डाउनवर्ड है? इसका सबसे पहला फैक्टर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने पहले भी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम, किसी कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो जैसे हम इसकी कंजम्पशन 1 2 3 4 5 करते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, जो उससे मिलने वाली जो हमारी यूटिलिटी है ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, वो डिक्लाइन होती जाएगी कंज्यूमर की। वो डिक्लाइन क्यों होती जाएगी? क्योंकि हमें पहली यूनिट हमें सेटिस्फाई कर चुकी होती है। ठीक है, और अगर हम दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो पहली यूनिट से हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिली होती है। ठीक है, तो दूसरी यूनिट वो सेटिस्फैक्शन हमें नहीं दे पाती जो हमारी फर्स्ट यूनिट सेटिस्फाई कर चुकी होती है हमसे। ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका। जैसे आपको बहुत भूख लगी, आपने पहला बर्गर खाया, ठीक है, और पहला बर्गर आपको कुछ सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा बर्गर खाया उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप पहला बर्गर खाओगे तो जो आपकी जो भूख है वो बहुत हद तक सेटिस्फाई हो चुकी होगी। तो आप जो आपको पहले बर्गर खाने में जो मज़ा था, जो सेटिस्फेक्शन थी, वो दूसरे बर्गर में उतनी नहीं होगी कंपैरेटिव। ठीक है, इसलिए वो डिक्लाइन, जितने बर्गर आप खाओगे वैसे आपके डिक्लाइनमेंट, जितना कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे वो डिक्लाइन होती जाएगी, यूटिलिटी जो है यूटिलिटी जो आपकी डिक्लाइन होती जाएगी उससे। ठीक है, तो वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है यहाँ पे? अगर कोई भी चेंज होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो रियल इनकम है वो भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज होता है, तो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से आपकी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब जैसे टी कॉफ़ी हो गए, ठीक है, टी कॉफ़ी हो गए, अगर टी के प्राइस यहाँ पे अगर घटते हैं, ठीक है, तो टी के प्राइस अगर यहाँ पे घटते हैं तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो भी यहाँ पे घट जाएगी। ठीक है, टी के प्राइस की वजह से कॉफ़ी की डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को जो कॉफ़ी है, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी कंपैरेटिवली हाई होगी और टी उनको चीपर उस पर मिल रही है, तो वो टी पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कोई टी पिए या कॉफ़ी पिए। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप का मतलब है कि जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिरती है, ठीक है, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी गिरती है, फॉल होता है प्राइस का, तो उससे क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेगा उन बायर्स को भी जो उस अभी तक प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे,
अब प्राइस डिक्रीज होने की वजह से जो लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे वो लोग भी उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, प्राइस डिक्रीज होने की वजह से। तो वो होता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रोथ। नेक्स्ट, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस कैसे? जैसे कि बहुत सारे गुड्स हमें देखने को मिलते हैं जिनका ऑल्टरनेटिव यूज होता है, जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, जैसे मिल्क से हम कर्ड बना लेते हैं, चीज़ बना लेते हैं, बटर बना लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूजेस हो गए। अब क्या अगर प्राइस ऑफ मिल्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, प्राइस ऑफ मिल्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो जो उसकी जो यूसेज है वो एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, लोग ज़्यादा मात्रा में लोग कर्ड या चीज़ या बटर बनाएंगे, ठीक है, और मिल्क की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी उसमें, ठीक है, लोग ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे अब, ठीक है, बाइंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। वहीं पे अगर मिल्क के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो जो उसकी डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड है। आई होप इतना क्लियर है आप सबको। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है, इसकी एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहले एक्सेप्शन है इसकी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है, एक्सेप्शन क्या मतलब? कुछ ऐसे केस हैं लॉ ऑफ डिमांड में जो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और उसी की वजह से जो स्लोप है जो अभी तक हम देख रहे थे वो डाउनवर्ड है, अब वहीं पे यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसकी एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब यहाँ पे कि जैसे डायमंड हो गया, डायमंड ज्वेलरी हो गई, या कॉस्टली कारपेट्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जितनी एक्सपेंसिव चीज़ वो होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, ठीक है, वो सबसे अलग सबसे हटके जितनी भी चीज़ें होंगी उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे डायमंड है, जितना डायमंड अलग यूनिक और डिफरेंट होगा उतनी ही उसकी प्राइस उतनी ही उसकी डिमांड जो है, प्राइस भी उसका इंक्रीज होगा, प्राइस भी उसका ज़्यादा होगा और उसकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी मतलब कोई भी ज्वेलरी की बात करें, डायमंड हो गए, ठीक है, कारपेट्स हो गए, महंगी महंगी पेंटिंग्स हो गए, ठीक है, तो जो यूनिकनेस, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि अगर इसका प्राइस कम है तो शायद उसकी क्वालिटी बेकार हो, ठीक है, जो महंगा है वही अच्छा है, ठीक है, और जो सस्ता है वो बेकार है। तो इग्नोरेंस भी वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में क्या होता है कि गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट का यहाँ पे मतलब है कि जो डिमांड है वो फॉल होगी विद द फॉल इन अ प्राइस, ठीक है, जो डिमांड है वो फॉल होगी विद द फॉल इन अ प्राइस, और इसकी जो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी विद द राइज इन प्राइस, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होगा। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, अगर प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड भी कम होगी, ठीक है। जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, वो मेनली क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। जो पॉजिटिव हम ये प्राइस इफेक्ट बोलते हैं वो मेनली क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव हमें इनकम इफेक्ट देखने को मिलता है। हम नेगेटिव इनकम इफेक्ट हमें कब देखने को मिलता है? देखो, जो ये गिवन गुड्स होते हैं ना, ये हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं,
और हाईली इंफीरियर गुड्स जो है वो ये शो करता है कि ये हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से हमें हाई इंफीरियर गुड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसी की वजह से जब प्राइस कमोडिटी का गिरता है तो डिमांड भी गिरती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का, प्राइस जो है कमोडिटी का वो गिरता है तो डिमांड भी गिरती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर कि गिवन गुड्स में जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है और जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट क्यों नेगेटिव होता है? इनकम इफेक्ट क्यों नेगेटिव होता है? मेनली बिकॉज जो गिवन गुड्स हैं वो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं और वो हमें ये शो करते हैं कि हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या शो करते हैं गिवन इंफीरियर गुड्स? क्या शो करते हैं हमें कि हाई वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। उसी की वजह से जो ये गिवन गुड्स है उसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ